हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टैलेंट जोन। आई एम आंचल पांडे और मैंने हिंदी सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसका 2 टॉपिक मैंने अपलोड कर दिया है। आज तीसरा टॉपिक वर्णमाला मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्णमाला में 2 पार्ट है, स्वर और व्यंजन। तो आज मैं स्वर कंप्लीट करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, जैसे वर्णमाला में मैंने बताया है कि एक इसका पार्ट है स्वर और दूसरा पार्ट है व्यंजन। ठीक है, स्वर जो होता है वो 3 पार्ट में पढ़ा जाता है, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। इसे पार्ट नहीं बल्कि मात्रा काल के आधार पर इसको हम लोग बांटते हैं। ठीक है, जो स्वर होता है वो किसी के सहायता से उच्चारित नहीं किया जाता है, बल्कि जो व्यंजन होता है उसे उच्चारित करने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वर तो मात्रा काल के आधार पर स्वर को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो देखिए, जो ह्रस्व होता है, जैसा कि यहाँ आपने देखा, ह्रस्व में मात्रा 1 होती है, दीर्घ में 2 होती है, वहीं प्लुत में 2 से ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर ह्रस्व स्वर की बात की जाए तो उसे मूल स्वर भी कहते हैं और मूल स्वरों की संख्या 4 होती है, इसे आप याद रखिएगा। और वह सारे स्वर कौन कौन से हैं? तो अ, ई, उ और री, ये चारों जो होते हैं इसे ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहा जाता है। दूसरा होता है मूल दीर्घ स्वर। देखिए, दीर्घ स्वर काफ़ी होते हैं, पर मूल दीर्घ स्वर सिर्फ और सिर्फ 3 होते हैं, जिसमें आता है आ, ई, उ। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। तीसरा है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है। संयुक्त से ये तात्पर्य ये है कि जो 2 स्वरों से मिल के बने हों। ठीक है, तो जैसे कि अ, बड़ा ए, ओ, औ, ये जो चारों हैं ये आपके संयुक्त स्वर हैं। इसे संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ए है वो आपका बनता है अ या ई, दोनों को ऐड करने पे ए बनता है। उसी तरह से बड़ा ए जो होता है वो अ या आ के बाद जब ये ए आता है तो वो ए बनता है। ओ जो है वो अ, आ या उ को जोड़ने से बनता है, वहीं औ जो होता है अ, आ प्लस ओ से बनता है, इसलिए इसको संयुक्त स्वर कहते हैं। तो जब मूल दीर्घ स्वर बोले तो हमें 3 टिक करना है, साथ ही साथ जब संयुक्त स्वर बोले तो 4, और सिर्फ दीर्घ स्वर बोलता है तो दोनों को हमें ऐड करना होता है, मतलब 7 दीर्घ स्वर होते हैं। देखिए, यहाँ पे है भी कि कुल दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। कैसे? मूल दीर्घ स्वर प्लस संयुक्त स्वर, 3 + 4 7। ओके, देखिए इस चैप्टर में मैंने इसी चैप्टर में नहीं बल्कि मैंने हर चैप्टर में क्वेश्चन वाइज भी कुछ रखा है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है उस तरीके से पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है। पूरा केवल थ्योरी पढ़ने से चीज़ें क्लिक नहीं करती हैं, इसलिए मैंने इस चैप्टर में तो बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म में किया है, क्योंकि नंबर्स बहुत हैं और कन्फ्यूजिंग है। कभी दीर्घ पूछता है, कभी कुल दीर्घ पूछता है, कभी संयुक्त पूछता है, तो इसे मैंने क्वेश्चन फॉर्म में किया ताकि आप लोग को याद हो सके। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, किस स्वर का दीर्घ नहीं होता है? तो वो देखिए री है। जैसे कि अ का आ हो जाता है, ई का बड़ा ई हो जाता है, उ का बड़ा उ हो जाता है, ए का ए हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, पर री का देखिए कुछ नहीं होता। तो किस स्वर का दीर्घ नहीं होता है? ऐसे में आपको री टिक करना है। नेक्स्ट है, कितने स्वरों का ह्रस्व नहीं होता? ह्रस्व सेंस स्मॉल, ठीक है, छोटा रूप नहीं होता है। तो वो 4 हैं, ए, ओ, औ। इसका देखिए आप छोटा नहीं, ये संयुक्त स्वर जितने हैं वो उनको आप ह्रस्व नहीं बना सकते, ये अपने में इंडिविजुअल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या। तो याद रखिएगा 11 टोटल स्वर हैं। वर्णमाला में कुल मात्राओं की संख्या तो 10। देखिए, यही कन्फ्यूज़न होता है, जब कुल स्वरों की संख्या पूछी जाती है तो 11 लिखा जाता है, पर कुल मात्राओं की संख्या में 10 होता है, क्योंकि अ को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं मात्रा में। ठीक है, तो इसलिए मात्राएं जब पूछें तो केवल और केवल 10 आप बोलें।
तीसरा क्वेश्चन है वर्णमाला में उच्चारण की दृष्टि से कुल स्वरों की संख्या, तो वो भी 11 है। वर्णमाला में मूल ह्रस्व स्वरों की संख्या, जैसा कि मैंने बताया था अ, ई, उ, री, ठीक है, 4 है। वर्णमाला में मूल दीर्घ स्वरों की संख्या, तो आपको याद होगा क्या बताया था मैंने, देखिए यहाँ पे आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ठीक है। तो इस तरीके से वर्णमाला में मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3 है। वर्णमाला में कुल दीर्घ स्वरों की संख्या मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर मिला के 7 है। वर्णमाला में विलुप्त स्वर की संख्या, तो देखिए एक री है, इसको विलुप्त स्वर कहा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। अयोगवाह स्वर, तो चलिए आइए देखते हैं अयोगवाह स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वरों को ना व्यंजन में जगह मिलती है ना ही स्वर में जगह मिलती है उसे अयोगवाह स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर हमारे 2 हैं, ठीक है, एक अंग एक अह, ठीक है। अंग में जो साउंड आता है वो म का आता है, इसको अनुस्वार भी कहते हैं, और एक विसर्ग ऐसे लगा होता है, ह का साउंड आता है, ठीक है। तो अंग और अह ये आप याद रखिएगा, इसे अयोगवाह स्वर कहते हैं। यहाँ मैंने अनुस्वार और अनुनासिक में भेद किया है। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, कभी कभी चंद्रबिंदी वाले जगह पे केवल बिंदी लगा के छोड़ दिया जाता है, तो देखिए दोनों में डिफरेंस है। जब अनुस्वार जो बिंदी लगी होती है जिसको अयोगवाह भी कहते हैं, देखिए यही वाला है, इसकी जो ध्वनि होती है वो केवल नाक से होती है, जबकि अनुनासिक जो कि चंद्रबिंदी के फॉर्म में होता है, जो कि आंचल में लगा होता है, इसमें आपका नाक मुंह दोनों से बराबर ध्वनि आती है। तो देखिए चंचल, गंगा, ये सब अनुस्वार लगे शब्द हैं, जबकि गांधी ये आपका अनुनासिक है। अब आते हैं आगत स्वर किसे कहते हैं। तो देखिए आगत मतलब आना, ठीक है, इसको मेहमान स्वर भी कहा जाता है। तो ऐसे स्वर हमारे वर्णमाला में एक हैं, वो है औ, जैसे डॉक्टर भी लिखते समय आप ऊपर आधा चंद्रबिंदी लगाते हो, वही वाला, ये फारसी से आया है और बाहरी देश से आने की वजह से इसको आगत स्वर या मेहमान स्वर कहते हैं। नेक्स्ट है जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखिए जिह्वा के आधार पर कैसे, कोई स्वर जो होते हैं वो जब बोले जाते हैं तो प्रेशर जो होता है वो जीभ के आगे वाले पार्ट पे पड़ता है, उसे अग्र स्वर कहते हैं। कुछ के मध्य भाग में पड़ता है उसे मध्य स्वर, और किसी के पक्ष भाग में पड़ता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा कि मध्य स्वर में पहला अ जो होता है वो मध्य स्वर होता है, और इसे आपको याद करना पड़ेगा। अग्र स्वर में ई, ए, री, ये अग्र स्वर हैं, अग्र जिह्वा से बोले जाते हैं। मध्य स्वर अ है और पश्च स्वर आ, उ, ओ, औ, ठीक है। तो देखिए ये आपको याद करना पड़ेगा, इसे 1-2 बार करने से आपको याद हो जाएगा। उच्चारण स्थान, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उच्चारण स्थान हमेशा व्यंजन हो चाहे स्वर हो, दोनों का पूछा जाता है। तो कोई भी वर्ण या स्वर बोलते समय हमारे मुंह के अंदर कहाँ प्रेशर पड़ता है वायु का, वो उच्चारण स्थान होता है। जिस तरीके से यहाँ देखिए कंठ जो है, तो अ, आ और अह हमारे कंठ से ध्वनि इसकी निकलती है। तालु, कंठ के बाद वाला जो पार्ट होता है उसको तालु कहते हैं, वहाँ से ई और बड़ी ई निकलती है। मूर्धा, मूर्धा दांत के जस्ट पीछे वाला पार्ट होता है, उससे री का साउंड आता है। ओठ, ओष्ठ मतलब ओठ से ऊ बोलते हैं। आप बोलिएगा, खुद महसूस करिएगा कि आपका कहाँ वायु का प्रेशर पड़ रहा है। नासिक से आह, ठीक है, बोला जाता है। साथ ही साथ जो संयुक्त स्वर हैं जैसे कि ए है वो हमारा अ और ई से मिलकर बनता है, तो अ बोला जाता है कंठ से, ई बोला जाता है तालु से। तो ए और ए का जो प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण स्थान होगा वो कंठ तालु होगा, ऐसा आप बना सकते हैं। साथ ही साथ ओ को देखिए, तो ओ का मिलके बना होता है अ और ऊ से, तो इन दोनों से जो मिलके बना होता है, तो अ बोला जाता है कंठ से, ऊ बोला जाता है ओष्ठ से। तो ओ या औ का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ ओष्ठ होता है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। देखिए वही 11 स्वरों को
पार्ट पार्ट में या उनके प्रकार के आधार पर, बोलने के प्रयोग के आधार पर बांटा गया है। तो वृत्ताकार और अवृत्ताकार को वर्तुल और अवर्तुल भी कहते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो भी स्वर बोलते समय राउंड शेप हमारा जीभ ले, उसको वृत्ताकार कहते हैं। जैसे ऊ, ओ, औ, और बाकी इनके अलावा जितने होते हैं वो अवृत्ताकार में आते हैं, जैसे अ, आ, ई, ए। ठीक है। यहाँ मैंने एक चार्ट बनाया है जिसके थ्रू मैंने जो संवृत और मध्य स्वर वगैरह ये सब पढ़ा है उसको एक फॉर्म में किया है। तो देखिए, जैसे कि इधर मैंने संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत और विवृत लिख दिया है। देखिए, संवृत का मतलब बंद, विवृत का मतलब खुला। ठीक है। इधर जीवा के आधार पर जो था अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर कर दिया है। तो देखिए, मैंने मध्य स्वर बताया था आपको अ होता है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ई, ऊ ये आपका संवृत में आता है। ठीक है। साथ ही साथ ई आपका अग्र स्वर है और ऊ आपका पश्च स्वर है। अर्ध संवृत में ए और ओ, अर्ध विवृत में ए, अ, औ और विवृत में आ। ठीक है। तो इसे आपको देख सकते हैं और इसका नोट्स बना सकते हैं और कई बार रिवीजन करिए, तभी आपके दिमाग में बैठेगा। बहुत कंफ्यूजिंग है ये टर्म्स। साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि अल्प प्राण और सघोष अघोष के आधार पर स्वर जो होता है वो अल्प प्राण होता है और सघोष होता है। अल्प प्राण का मतलब होता है किसी स्वर को उच्चारित करते समय कितना वायु, मतलब ज़्यादा वायु जब लगती है तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। तो स्वर को बोलते समय बहुत कम टाइम पे हम लोग बोल जाते हैं, इसलिए ये अल्प प्राण है। साथ ही साथ ये सघोष है। घोष का मतलब होता है कंपन, तो मतलब घोष बोले चाहे सघोष दोनों एक ही है। तो स्वर सघोष होता है, मतलब कि स्वर को बोलते समय इसमें कंपन होता है। तो इस तरीके से आज स्वर का जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसका आप लोग एक फ्रेश नोट्स अपनी हैंड राइटिंग में बना लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन फॉर्म में भी है, क्योंकि नंबर्स बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, किस शब्द में पूछा है, मूल दीर्घ या दीर्घ केवल। तो इसे भी आप देखिएगा और बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।